देख लेते हैं कंक्लूसिव प्रूफ है क्या। Section 4 of the IEA, last para, and corresponding Section 2, subsection 1, clause B of the BSMA, conclusive proof has been defined. Conclusive proof is the presumption of law which we call it as the presumptio juris. And moreover, it is irrebuttable presumption of law. इसे रिबट नहीं किया जा सकता. This is irrebuttable presumption of law, and the key word is declared. आप लिखो, फिर I'll be explaining कि what is the meaning of the term conclusive proof. Conclusive proof जो है वो presumption of law है. Shall presume भी presumption of law है, लेकिन दोनों में difference क्या है? Shall वाला rebuttable है और conclusive वाला irrebuttable है. यानी होगा क्या? On the proof of one fact, एक फैक्ट के प्रूव होते ही कोर्ट दूसरा फैक्ट अपने आप मान लेगा कि दैट इज प्रूव्ड, और उस दूसरे फैक्ट को डिस्प्रूव करने के लिए कोर्ट विल नॉट अलाउ एविडेंस, देन दैट इज द केस ऑफ कंक्लूसिव प्रूफ. लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. होगा क्या कि ऑन द प्रूफ ऑफ वन फैक्ट, एक फैक्ट आप बस कोर्ट में प्रूव करोगे, कोर्ट दूसरे को अपने आप मान लेगा कि दैट इज एग्जिस्टिंग, और दूसरे वाले फैक्ट को डिस्प्रूव करने के लिए एविडेंस विल नॉट बी अलाउड, then that is called as the instance of conclusive proof. जैसे मैथमेटिकली अगर समझना चाहते हो तो जैसे अगर मान लो a is equals to b, b is equals to c, तो क्या ये प्रूफ करना पड़ता है कि a is equals to c? Not at all. वही काम कंक्लूसिव प्रूफ का भी यहाँ पर है. देख लेते हैं. बिकॉज इन इंडियन एविडेंस एक्ट केवल 3 इंस्टांसेस हैं जहां पे कंक्लूसिव प्रूफ इज बीइंग गिवन इन द बेयर एक्ट, और ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा है. दैट इज सेक्शन 41, सेक्शन 112 एंड सेक्शन 113. राजस्थान में दे हैव आस्क्ड दिस, एमपी में दे हैव आस्क्ड दिस, उत्तराखंड में भी दे हैव आस्क्ड दिस कि कहां पे कंक्लूसिव प्रूफ इज गिवन अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट. रिगार्डिंग 113, तो वी हैव नो प्रोविजन इन बीएसए. इन दोनों के रिगार्डिंग वी हैव. तो देख लेते हैं ये है क्या. लेट अस फर्स्ट टेक 112. वन ऑफ यू करस्पॉन्डिंगली देखेंगे 116 ऑफ द बीएसए, जो कि कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में है, बिकॉज दिस इज फॉर द पर्पज ऑफ एकेडमिक पर्पज. और हो सकता है आज शुभम है तो कल आप भी हो सकते हो. तो सपोज शुभम हैड मैरिड विद द लेडी एक्स, और शादी कब किया है? Let it be he has married on 20th March of 2025, and the next day 21st March 2025 this lady has given birth to a child. Do you know what the court will presume? Rather it will be the case of conclusive proof. A man is married to a woman. शादी की डेट कब है? 20th of March. The next day itself the lady has given birth to the child. तो कोर्ट कंक्लूसिव प्रूफ ये मान लेगा कि that child is the legitimate child of शुभम. It means he is the father, irrespective कि कंसीविंग कब हुई थी, by whom begotten has begotten मतलब कंसीविंग, कि कंसीविंग कब हुई थी, किससे हुई थी. Are you getting my point? This is the case of conclusive proof. या God forbid शुभम को ही ले ले कि मान लो इनकी शादी डिसॉल्व हो गई. अरे भाई बस एग्जांपल है, God forbid this happens, है ना, इफ दैट लेडी इज गुड. लेकिन हाँ अगर गलत गलती से पड़ गई है तो तब तो भैया इट शुड बी द केस. सो
इफ सपोज दे हैव टेकन डाइवोर्स और डाइवोर्स के 280 डेज के बाद द लेडी इज अनमैरिड, मतलब शी हैज नॉट रीमैरिड एंड शी हैज गिवन बर्थ ड्यूरिंग दिस टाइम स्पैन। एक तो था कि मैरिज के जस्ट बाद if the birth is there, who will be taken as the father? That man itself with whom the marriage has been done. Even in case of divorce 280 days के अंदर अगर वुमेन ने किसी के साथ दोबारा शादी नहीं करी है तो अगेन if the child is born, शुभम will be taken as the father of this child, और ये child क्या माना जाएगा? legitimate child of the शुभम only. Understood? ये conclusive proof है। Are you getting my point? लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि ये भी तो हो सकता है कि नाउ डेज एक्यूज आर मोर फीमेल्स, कि झूठा एलिगेशन लगा रही है, मान लो कंसीविंग हैज बीन डन बाय सम अदर पर्सन, वो मिसयूज कर लेगी इस लॉ का, तब क्या करें हम? क्या शिवम को नहीं सुने, शुभम को नहीं सुने? हिज राइट ऑफ नेचुरल जस्टिस इज बीइंग वायलेटेड। तो आपके सेक्शन में लिखा है वर्ड अनलेस, अनलेस के आगे जो भी होता है वो क्या होता है? एक्सेप्शन होता है। तो डू यू नो इन दिस केस ऑल्सो एज दिस इज इररिवर्टेबल प्रिजम्पशन, कोर्ट एक बार प्रिजम्पशन रेज कर ली तब इसे डिस्प्रूव नहीं हो पाएगा, तो प्रिजम्पशन रेज करने से पहले शुभम को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो ये प्रूफ करे कि दैट आई हैव नो फिजिकल एक्सेस टू दैट लेडी। शुभम ये प्रूफ कर सकता है कि आई वॉज द लीगल ऑफिसर इन लद्दाख in army and I was not getting a holiday. I was serving there in Ladakh where the lady was in Delhi. It means he had no physical access. तो कोर्ट फिर प्रिज्यूम नहीं करेगी। Are you getting my point? प्रिजम्पशन रेस करने से पहले हस्बैंड को चांस दिया जाएगा टू डिस्प्रूव इट। डिस्प्रूव करने का एक ही तरीका है, नॉन एक्सेस। नॉन एक्सेस मतलब फिजिकल एक्सेस नहीं था, लेकिन हाँ प्रिजम्पशन रेस कर लिया, उसके बाद देयर वोंट बी एनी अपॉर्चुनिटी गिवन टू द हस्बैंड, क्योंकि ये इररिवर्टेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। दोबारा बताऊंगी दिस सेक्शन, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्शन, है ना? तो ये मत समझना कि 112 हमने पढ़ लिया। आई एम ओनली टेलिंग विद रिस्पेक्ट ऑफ प्रिजम्पशन। सिमिलरली 41 is there, जो whatever we have in section, यही बात लिखी है in section 112 and the corresponding 116 of the BSA। एक वर्ड चेंज है, सन की जगह चाइल्ड कर दिया है हमने, बताऊंगी ये सब चीजें। दूसरा इंस्टेंस है, yes, another instance of the conclusive proof is section 41 of the Indian Evidence Act corresponding 35 of the BSA. It talks about judgment in rem. जजमेंट दो तरह का होता है, कैसा? जजमेंट इन रेम एंड जजमेंट इन पर्सोनम। जजमेंट इज ऑफ टू काइंड, जजमेंट इन रेम एंड जजमेंट इन पर्सोनम। इन रेम का मतलब होता है ऐसा जजमेंट जो कि बाइंडिंग है अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। इन रेम जहां भी वर्ड आए, जैसे राइट इन रेम, तो इसका मतलब है ऐसी राइट जो कि अवेलेबल है अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। रेम का मतलब होता है अगेंस्ट होल वर्ल्ड। पर्सोनम का मतलब होता है अगेंस्ट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। सपोज आराधना इज फेड अप विद द मैन एक्स, क्योंकि इसको कॉन्सेप्ट समझा रही है, इसने भी लॉ किया है, कॉन्सेप्ट समझ नहीं रहा है, और जब इंसान कॉन्सेप्ट नहीं समझता है तो ही इज वेरी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ, क्योंकि वो गलत कॉन्सेप्ट आप में इंपोज करेगा, यू आर फेड अप विद द थिंग। क्योंकि आप रीजनिंग दोगे, पर्सन को रीजनिंग समझनी होती है, बट आराधना इज फेड अप, तो कहती है कि बेटर है टू टेक डाइवोर्स, वरना मेरा एग्जाम, उसका तो पता नहीं, मेरा तो गया। तो शी हैज मूव टू द कोर्ट and she has taken divorce. So now the court have declared that these A and X are no more legally wedded couple. कोर्ट ने डाइवोर्स डिक्री दे दी और ये डिक्लेयर कर दिया कि अब A और X
लीगली वेडेड कपल नहीं है। भव्या, क्या वो जब एक्स आएगा तो कहेगा कि हाँ, मतलब वी यूज्ड टू कॉल ना ब्रदर इन लॉ, है ना, तो वेदर विल बी एबल टू कॉल ब्रदर इन लॉ, या हम सब के लिए भी दैट जजमेंट इज बाइंडिंग, जजमेंट इज बाइंडिंग, दे आर नो मोर लीगली कपल फॉर द होल ऑफ द वर्ल्ड। अब उनका मैरिज स्टेटस डिसॉल्व हो चुका है, ये केवल इन पे ही नहीं बाइंडिंग है, वी कैन नॉट कॉल एक्स टू बी ब्रदर इन लॉ, है ना, हम जीजू नहीं बोल सकते हैं, गेटिंग द पॉइंट, भाव्या नहीं कहेगी, है ना, वाई, बिकॉज दैट इज अ जजमेंट इन रैम, कंक्लूसिव प्रूफ है, अंडरस्टूड। ये फिर बताऊंगी जब ये जजमेंट वाला टॉपिक बताऊंगी कि जजमेंट कब रेलेवेंट होता है, अभी बस अपने रिस्पेक्ट में बता रही हूँ, विद रिस्पेक्ट टू कंक्लूसिव प्रूफ, अंडरस्टूड।